नासा का मिशन है अनजान जगहों को एक्सप्लोर करना। हम जितना जानते हैं उससे हजारों गुना ज्यादा चीजों को हम नहीं जानते और सच्चाई भी यही है। नासा अपने साइंटिस्ट और स्पेसक्राफ्ट्स को स्पेस और सोलर सिस्टम के अंतिम छोर तक भेजता है। नई डिस्कवरीज के लिए रिस्क लेना भी जरूरी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन अंधेरे में माचिस जलाने की तरह है। हम नहीं जानते कि आगे क्या दिखाई देगा। वो क्या है? वहाँ तो कुछ भी हो सकता है, पर हम ये नहीं जानते कि अगली चट्टान के उस पार क्या हो सकता है। दूर दराज की दुनिया में होने वाली अनोखी घटनाएं। इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस बड़े चौंकाने वाले होते हैं। ये साइंस के इतिहास में हुई सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। क्या नासा की वो फोटोग्राफ इंसान की उस सबसे बड़े अचीवमेंट को शक के दायरे में ला सकते हैं? असली दुनिया में हुआ तीसरी दुनिया से आमना सामना। एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और गवर्नमेंट ने उसके बारे में झूठ बोला। उससे सब कुछ बदल गया। नासा के मिशंस में कुछ चौंकाने वाली गड़बड़ी नजर आई कि हमें वहाँ 3-4 ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और उन्होंने हमारे बेहतरीन वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। ये है साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज और आप देख रहे हैं नासा's अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। नासा के स्पेस इंजीनियर जॉन शूसलर ने बहुत खुफिया फाइल्स की जांच की थी। जॉन शूसलर का मकसद था सबूत ढूंढना, ऐसे सबूत जिनसे साबित हो जाए कि यूएफओ और एलियंस का यहाँ आना सही है। वो बहुत ही क्वालिफाइड और टॉप के इंजीनियर थे, बड़े ही भरोसेमंद। फरवरी 1981 में शूसलर को नासा के अपने बैकयार्ड में एक यूएफओ की जांच के लिए बुलाया गया। एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट और गवर्नमेंट ने उसके बारे में झूठ बोला। मैं तो आज भी उसे बड़ा एक इंट्रिगिंग लेकिन एक ओपन केस मानता हूँ। उनतीस दिसंबर सन 1980 रात के 9 बजे बेटी कैश उस रात डेटन टेक्सास की एक सुनसान सड़क पर कहीं जा रही थी। बेटी के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड विकी लैंडम और विकी का 7 साल का ग्रैंडसन कॉल्बी था। जब वो सड़क पर जा रही थी तभी अचानक उन्होंने आसमान में एक जलती हुई चीज देखी। वो तेज रोशनी सड़क से करीब 20 मीटर ऊपर मंडरा रही थी। उसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई और बेटी ने जोर से ब्रेक लगाया तो उस ऑब्जेक्ट से करीब 40 मीटर पहले रुक पाई। उसको अच्छी तरह से देखने के लिए वो कार से बाहर निकली, लेकिन अचानक उन्हें लगा कि उनका पूरा शरीर जल रहा है। उनके अलावा विकी और कोल्बी को भी वही जलन महसूस हो रही थी। उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, जो बड़ी अजीब बात थी। टेक्सास में गर्मी तो पड़ती है लेकिन उतनी भी नहीं। जब बेटी कार में बैठने की कोशिश करने लगी तब उन्हें दरवाजा खोलने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने कार के जिस साइड में हाथ रखा था उस तरफ का कार का मेटल बहुत ज्यादा गर्म था। उस रात बेटी ने सिर्फ उस बेइंतहा गर्मी का ही सामना नहीं किया। और फिर अचानक ही आसमान में हेलीकॉप्टर्स आ गए। ये कौन है? ये तो सेना के लग रहे हैं। वो या तो उस ऑब्जेक्ट का पीछा कर रहे थे या उसके पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर्स आए कहां से थे? वो वहां क्या कर रहे थे? उन्हें कैसे पता लगा कि उन्हें वहां जाना है? सदमे की हालत में वो अपने घर लौट आई। वो पूरा एक्सपीरियंस सिर्फ 20 मिनट तक रहा, लेकिन उसने उन तीनों की जिंदगियां बदल दी। घर लौटने के कुछ ही देर बाद तीनों बड़े अजीब से सिम्टम्स महसूस करने लगे। बेटी कैश की तबीयत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। उनके बाल पैचेस में निकलने लगे। फिर वो डॉक्टर से मिली जिन्होंने कहा कि आपको भी उसी तरह का रिएक्शन हुआ है जो हिरोशिमा और नागासाकी के उन लोगों के साथ हुआ था जो उस एटम बॉम्ब के धमाके के बाद फौरन उसका शिकार नहीं बने थे। हम कैसे बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है? उनके अंदर जो सिम्टम्स थे वो रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से थे। जब बेटी कैश हॉस्पिटल से बाहर आई तब उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बीमारी का पता लगा कर रहेंगी। उन्होंने मदद के लिए नासा को फोन किया। जॉनसन स्पेस सेंटर ने साफ साफ कह दिया कि उस इंसिडेंट से नासा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें अपने एक इंजीनियर जॉन शूसलर का कांटेक्ट दे दिया जो उस वक्त प्रोजेक्ट विजिट नाम से एक वॉलंटरी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम चला रहे थे। प्रोजेक्ट विजिट ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि यूएफओ फिनोमिनन बिल्कुल सही है।
जब विकी और बेटी ने वहां फोन करके बताया कि उनके साथ ऐसी ही घटना हुई है, तो वो फौरन उसे इन्वेस्टिगेट करने चल पड़े। इन्वेस्टिगेटर जॉन शूसलर उस इंसिडेंट के सीन पर गए। शूसलर के इन्वेस्टिगेशन में दूसरी बातों के अलावा ये भी पता लगा कि वो जिस सड़क की बात कर रही थी उसे खोदा गया था और वहां उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद ही ताजा एस्फॉल्ट डाला गया था। शूसलर वहां रेडिएशन के वो साइंस ढूंढ रहे थे जिनसे बेटी को वो बीमारी हुई थी, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। मगर इस बात से घबराए बिना शूसलर ने हेलीकॉप्टर वाले एंगल पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने लोकल मिलिट्री बेसिस से पता लगाने की कोशिश की कि उस रात वहां कौन और क्या गया था। टेक्सास के सभी लोगों ने कहा कि उस रात वहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ा रहा था। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से तो कोई भी नहीं गया था, और वो झूठ नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड्स ने इसे कंफर्म किया। शूसलर की इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर आ चुकी थी। लेकिन सवाल ये था कि वो हेलीकॉप्टर कहां से आए थे। कई साल बाद डॉक्टर विलियम बर्न्स ने भी उस घटना की जांच करी। उन्हें पता लगा कि प्रेसिडेंट कार्टर ने अपनी प्रेसिडेंसी के आखिरी दिनों में एक सीक्रेट स्टेल्थ हेलीकॉप्टर यूनिट बनाई थी। वो रात के वक्त लड़ने वाली हेलीकॉप्टर यूनिट थी, टॉप सीक्रेट, जिसे इंटेलिजेंस सपोर्ट डिवीजन चलाता था। उस रात उसी यूनिट को मोबिलाइज किया गया था। बर्न्स मान रहे थे कि बेटी का वो एनकाउंटर असल में एक टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट से जुड़ा था। उस वक्त उसी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन उनका न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरहीटेड हो गया। उसमें आग लग गई और इस बात का डर था कि वो पिघल जाएगा। तब उन्होंने टॉप सीक्रेट हेलीकॉप्टर यूनिट को टेक्सास बुलाया, जिसे उस रिएक्टर को वहां से उठाकर गल्फ ऑफ मेक्सिको में पानी में डालना था। लेकिन कुछ ऑब्जर्वर्स इस बात से कन्विंस नहीं थे। इस बात से जितने जवाब नहीं मिले, उससे ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं। हो सकता है कि वो सीक्रेट अमेरिकन सिस्टम हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने न्यूक्लियर एयरप्लेन्स पर काम किया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई प्लेन टेक्सास के ऊपर उड़ रहा था। हो सकता है कि बेटी की उस रेडिएशन सिकनेस की वजह एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो और उसने एविडेंस भी छोड़ा हो जो शूसलर को कभी नहीं मिला। वहाँ कुछ तो अनोखा हुआ था। वो एक असली अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था और वो अजीब से काम कर रहा था, और गवर्नमेंट ने भी झूठ बोला। शूसलर भी मानते थे कि बेटी ने उस रात एक एक्सपेरिमेंटल सिस्टम के माइक्रोवेव्स को देखा था, लेकिन जब तक मिलिट्री नई इंफॉर्मेशंस नहीं देती तब तक बेटी, विकी और कोल्बी के साथ हुआ वो हादसा एक रहस्य ही बना रहेगा। सन 1972 में इंसान के फाइनल लूनर मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने आज तक के इतिहास में कुछ सबसे हैरतअंगेज तस्वीरें ली। लेकिन नासा को यह नहीं मालूम था कि उन इमेजेस से आज तक की सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी का भी जन्म होगा। अपोलो फेकरे के मामले में सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही है कि वो फोटोग्राफ्स विश्वसनीय नहीं हैं। नासा ने हमें उस प्लैनेट की सबसे आइकॉनिक इमेजेस दी जिसे हम अपना घर कहते हैं। हमें स्पेस ट्रैवल का सच दिखाया और दूसरे वर्ल्ड्स की सरफेस दिखाई। उस स्पेस एजेंसी की उन तस्वीरों की मदद से ही हम अपने यूनिवर्स के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि वो तस्वीरें एक सिनिस्टर कंस्पिरेसी का हिस्सा है। 12 दिसंबर सन 1972 एक खतरनाक लूनर वैली में अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट हैरिसन जैक श्मिट नासा के इतिहास के एक सबसे डिमांडिंग मिशन पर दिन रात काम कर रहे थे। स्पेस में टाइम बड़ा ही अहम बन जाता है। वहाँ टाइम बढ़ता जाता है और हमें अपना वो काम पूरा करना होता है जिसके लिए हमें भेजा गया है, पर हम ये नहीं जानते कि अगली चट्टान के उस पार क्या हो सकता है। ये कोई नहीं जानता था कि वो नासा का फाइनल मैन्ड मून मिशन है। अगर लूनर साइंटिस्ट को वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें जरूरत थी, तो उन्हें शायद दूसरा मौका भी कभी नहीं मिल पाता। उनके पास वो सैंपल्स जमा करने का आखिरी चांस था। उसके लिए उन्हें लूनर मॉड्यूल से काफी दूर जाना था। वो मून की सतह पर सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले थे। वो एक अल्टीमेट मिशन था। उस इंटेंस वर्क शेड्यूल में भी श्मिट ने वो फोटोग्राफ्स लेने पर जितना टाइम लगाया, उस बात ने कई ऑब्जर्वर्स को चौंका दिया। लेकिन उन्होंने जो पिक्चर्स ली वो कमाल की है।
वो फोटोज तो आइकॉनिक है। इनफैक्ट हम जिस ब्लू मार्बल को देख रहे हैं वो दुनिया के इतिहास की सबसे जानी पहचानी फोटोज है। अपोलो कलेक्शन के वो सारे फोटोग्राफ्स कमाल के हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह से लिया गया है और वो बहुत सुंदर भी हैं। वो फोटोज लिए गए थे पब्लिक इमेजिनेशन को कैप्चर करने के लिए, ताकि वो मून में लोगों का इंटरेस्ट फिर से बढ़ाए। और ऐसा हुआ भी, लेकिन वैसे नहीं जैसे नासा चाहती थी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि नासा कभी मून पर गया ही नहीं था, बल्कि वो सब कुछ एक बढ़ा चढ़ा कर किया गया मजाक था। और श्मिट की वो फोटोज भी उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक बड़ा हिस्सा है। अपोलो फिक्री के मामले में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही है कि वो फोटोग्राफ्स सही नहीं हैं। हैरानी की बात यह है कि मून पर लिए गए फोटोग्राफ्स में एक भी तारा नहीं दिख रहा। फॉर्मल शटल फ्लाइट कंट्रोलर जेम्स ओबर्ग ने बताया कि उन फोटोज में तारे इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट ने मून की यूनिक लाइट कंडीशंस को कॉम्पनसेट करने के लिए कैमरा सेटिंग्स को एडजस्ट किया। लूनर सरफेस पर ब्राइट सनलाइट में हमारे कैमरे की लाइट सेंसिटिविटी इतनी कम हो जाती है कि वो स्टार लाइट को रजिस्टर नहीं कर पाती। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस सरफेस पर कैमरा एडजस्टमेंट जरूरी है और हमने तो वहां सिर्फ कैमरे का अपर्चर ही बदला था। लेकिन कुछ लोगों ने अपोलो 17 इमेजेस के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि उनमें कई तरफ से लाइट आ रही है, जबकि लूनर सरफेस पर लाइट का बस एक ही सोर्स होता है, सूरज। सभी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट जो ये मानते हैं कि लूनर लैंडिंग्स बहुत बड़ी जालसाजी थी, वो इसकी ओर इशारा जरूर करते हैं, शैडो कॉन्स्पिरेसी। आप भी देख सकते हैं कि एस्ट्रोनॉट का शैडो लेफ्ट साइड में जा रहा है, जबकि इस तरफ से उसे सीधा होना चाहिए था। इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि ऐसा किसी साउंड स्टेज पर होता है जहां एक ही जगह पर मल्टीपल लाइट्स डाली जाती हैं। हो सकता है कि कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट लाइटिंग के बारे में सही हो, लेकिन उनकी कंस्पिरेसी वाली बात सही नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि मून की रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज बड़ी अनयूजुअल है और शायद उन्हीं की वजह से ये मल्टी डायरेक्शन शैडोज बन रहे हों। बिल्कुल, और उसे हम हाई बैक स्कैटर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मून की बड़ी ही ब्राइट व्हाइट सरफेसेस मिरर की तरह काम करती है और ओरिजिनल सोर्स से आने वाली लाइट को कई एंगल्स पर रिफ्लेक्ट कर देती है, और इस वजह से उस सरफेस से बड़ा ही ब्राइट रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो लाइट को कई डायरेक्ट सोर्सेस से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। क्या ये नहीं हो सकता कि मून के रिफ्लेक्टिव पावर से वो मल्टी डायरेक्शनल शैडोज बन रहे हों? लेकिन इससे एक बड़ी अहम डिटेल क्लियर नहीं होती। अगर इस पिक्चर को मल्टीपल एंगल से लाइट मिल रही थी, तो फिर वहां बन रहे सबसे स्ट्रॉन्ग शैडोज के हिसाब से तो वहां हर एक के एक से ज्यादा शैडो होने चाहिए थे, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब इसकी वजह कोई और होगी। जब हम रॉ फोटोग्राफिक इमेज को देखते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि उसे एक एक्सट्रीम वाइड एंगल लेंस से लिया गया है, जिसकी वजह से फिश आई इफेक्ट बनता है। वो पिक्चर को कर्व कर देता है और सारे शैडोज एक सेंट्रल फोकल पॉइंट में सिमट जाते हैं। वो उनकी दिशा बदल देता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो गलत दिशा में जा रही हैं, जबकि उन्हें ऊपर से देखने पर वो एक दूसरे की लाइन में ही नजर आती हैं। वो इमेजेस अपोलो 17 के मून से जाने के 40 साल बाद ली गई थी और ये इस बात का सबूत है कि उसने वहां सचमुच लैंड किया था। हमारे पास अब लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर पिक्चर्स भी हैं, जो बड़े हाई रेजोल्यूशंस में दिखाती हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं बदला है। वहाँ ट्रैक्स हैं, हमें वहाँ रोवर भी नजर आता है और झंडा भी है। अमेरिका का झंडा आज भी वहाँ है और उसका शैडो भी बन रहा है। इंसान का यह छोटा सा कदम इंसानियत के लिए बड़ी लंबी छलांग है। नासा अक्सर एलियन एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती है, जहां शायद नॉर्मल रूल्स नहीं लागू होते। लेकिन जब तक हमें नासा के किसी भी काम में इनकंसिस्टेंसीज दिखती रहेंगी, तब तक कंस्पिरेसी थ्योरी भी आती रहेंगी। वो फ्लाइट्स असली थी, लोग असली थे, सारी मशीनरी असली थी, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हम ये कह सकें कि वो एक स्कैम है।
कुछ रिमोट डेजर्ट लोकेशंस पर साइंटिस्ट को एक ऐसी चीज मिली है जिसे वो नहीं समझ पा रहे। वो एक बड़ी अनोखी कोटिंग है जिसने पत्थर की सरफेस को ढक रखा है। वो कोटिंग पृथ्वी के किसी भी ऐसे नेचुरल प्रोसेस से नहीं की गई है जिसके बारे में हम जानते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे क्या कहूँ। वो क्या है, इसके बारे में हमारे पास कोई क्लियर रेजोल्यूशन नहीं है। वो अजीब सी चीज उन जगहों के अलावा सिर्फ मार्स पर ही मिलती है। यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क को दुनिया की सबसे जादुई लेकिन बड़ी अनोखी जगह माना जाता है, और उस पार्क की तमाम जादुई चीजों के बीच एक ऐसी भी चीज है जिसे वहां जाने वाले बहुत से लोग कभी देख नहीं पाते। एक बिल्कुल अननोन ओरिजिन की बड़ी ही अनोखी चीज, डेजर्ट वार्निश वो अनोखी कोटिंग है जो रेगिस्तान में पत्थरों को ढक लेती है। वो आमतौर पर काले रंग की बड़ी ही चमकदार और पतली परत होती है जो पत्थरों को बाहर से ढक लेती है। डेजर्ट वार्निश बड़ी अनोखी होती है। कोई नहीं जानता कि डेजर्ट वार्निश आखिर बनती कैसे है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि डेजर्ट वार्निश बेजान होती है, लेकिन कुछ का कहना है कि वो लिविंग माइक्रोब से बनती है, जो बड़ी ही चौंकाने वाली बात है। साइंटिस्ट कैरल क्लीलैंड जब पृथ्वी पर ऑल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म्स के पॉसिबल एविडेंस ढूंढ रही थी, तब उनका इंटरेस्ट डेजर्ट वार्निश में जागा। मैंने कई अलग अलग पॉसिबिलिटीज की जांच की और डेजर्ट वार्निश मुझे उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन टेरेस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर पहुंची। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि डेजर्ट वार्निश मार्स पर भी हो। हमने ये काले रंग की कोटिंग्स पहले भी मार्स की चट्टानों पर देखी थी, और जब हमने उसे पृथ्वी पर देखा तो फौरन ही समझ गए कि ये तो डेजर्ट वार्निश है। पृथ्वी और मार्स पर मिली डेजर्ट वार्निशेस केमिकली करीब करीब एक जैसी हैं, क्योंकि दोनों में आयरन और मैग्नीज ऑक्साइड का मिक्स है और उनमें ढेर सारे दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल मिले हैं। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि मार्स की चट्टानों पर जो डेजर्ट वार्निश हैं वो शायद बायोलॉजिकल प्रोसेस का नतीजा हो। मार्स पर जो डेजर्ट वार्निश हैं उसमें सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि अगर पृथ्वी पर वो माइक्रोब्स को ट्रैप कर सकती है और उन्हें परफेक्टली प्रिजर्व कर सकती है, तो वो उस रेड प्लेनेट की सरफेस पर भी ऐसा कर सकती है। ऐसे में हो सकता है कि हम मार्स पर जिस लाइफ को ढूंढ रहे हैं वो शायद वहीं की चट्टानों के बाहरी हिस्से पर बने ब्लैक क्रस्ट में छिपी हो। मार्स और पृथ्वी के कुछ आइसोलेटेड डेजर्ट लोकेशंस में डेजर्ट वार्निश का मिलना हमारी समझ के परे है। उस मिस्ट्री से जुड़ा एक पॉसिबल क्लू मिला यूटा रॉक्स पर बने उन अनोखे सिंबल से जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं। पेट्रोग्लिफ्स को बनाया था प्री हिस्टोरिक नेटिव अमेरिकन्स ने, जो करीब 1000 साल पहले इन इलाकों में रहते थे। उन्होंने पेट्रोग्लिफ बनाने के लिए वार्निश की एक पतली सी परत हटाई थी, जिससे अंदर की सफेद परत उभर गई थी। वहां के सबसे अहम पेट्रोग्लिफ्स में कुछ बड़े ही लंबे और दुबले पतले क्रिएचर्स बने हैं जिन्होंने एक तरह का बॉडी सूट पहन रखा है, और रिसर्चर टिम फ्रांस ने उन डिजाइन्स में बार बार नजर आने वाली एक और खूबी देखी। मुझे ऐसी 18 पेट्रोग्लिफ साइट्स मिली है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वहाँ यूएफओ या आउटर स्पेस के विजिटर्स आते थे। उन ट्राइब्स की ज्यादातर क्रिएशन थ्योरी में एक ऐसे विशाल टर्टल की बात कही गई है जो स्पेस से पृथ्वी पर आया था। हो सकता है कि उन्होंने जिस क्राफ्ट को देखा था वो एक विशाल टर्टल के रूप में इंटरप्रेट कर रहे थे। उन लोगों ने जो देखा था वो उसके रिफ्लेक्शंस थे। उस दौर के आर्टिस्ट अपने आर्ट में उन चीजों को शामिल करते थे जो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती थी। ये अभी तक साफ नहीं है कि जिन एंशिएंट लोगों ने वो कार्विंग्स बनाई थी उन्होंने डेजर्ट वार्निश पर क्या दिखाने की कोशिश की। कैरल क्लीलैंड तो मानती है कि डेजर्ट वार्निश को एलियन विजिटर्स का एविडेंस नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनमें अनजान लाइफ फॉर्म्स के क्लूज छिपे हैं। मुझे तो इस बात पर जरा भी शक नहीं है कि हमारे साथ साथ एक अल्टरनेटिव लाइफ फॉर्म भी इवॉल्व हुआ था।
डेजर्ट वार्निश को हम शैडो बायोस्फीयर का पहला साइन मान सकते हैं, जिनमें ऐसे माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म्स रहते हैं जिनकी बायोकेमिस्ट्री उस लाइफ से बिल्कुल अलग है जिसे हम जानते हैं। मुझे डेजर्ट वार्निश एक शैडो बायोस्फीयर का अच्छा कैंडिडेट इसलिए भी लग रहा है कि इसमें बहुत पतली परतें होती हैं जो स्ट्रोमेटोलाइट जैसी लगती हैं और वो पृथ्वी पर लाइफ के सबसे शुरुआती फॉर्म में से एक है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन सबसे पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उस लाइफ फॉर्म्स को नहीं डिटेक्ट कर सकती जो हमसे बहुत अलग है। वो उस डीएनए को डिटेक्ट कर सकती है जो हमारे डीएनए से बिल्कुल अलग था। इसका सबसे शॉकिंग इम्प्लीकेशंस ये हो सकता है कि आज भी शायद एलियन लाइफ फॉर्म्स हमारे ठीक सामने हो, पर हम उन्हें पहचान नहीं सकते। अगर हमें अपने सोलर सिस्टम में लाइफ के 2 अलग अलग पेड़ मिल जाएं, तो वो एलियन लाइफ की खोज में हमारे लिए बड़े अहम साबित होंगे। और अगर हमें वो 2 पेड़ मिल गए तो फिर इस बात की उम्मीदें भी बढ़ जाएंगी कि हमें शायद पूरे जंगल ही मिल जाए। एक हाईली क्लासिफाइड मिशन पर शटल एटलांटिस एक बड़े हादसे का शिकार बन गया। उस तरह का नुकसान कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। उन हालात में शटल जल सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। नासा ये नहीं मानेगी कि ऑर्बिट में कोई रिपेयर ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो शटल बच गया। उस शटल के हीट शील्ड को उस वक्त जितना नुकसान हुआ था उतना पहले कभी नहीं देखा गया। वो नजारा दिल दहला देने वाला था। 2 दिसंबर सन 1988 एक क्लासिफाइड मिशन STS-27 के 5 क्रू मेंबर्स ने केप कैनावरल के कैनेडी लॉन्च पैड से ब्लास्ट ऑफ किया। अटलांटिक स्पेस के एक और सफर पर निकल चुका है। मैं उन बूस्टर रॉकेट्स को नहीं भूल सकता जो सूरज की लाइट की तरह चमक रहे थे और उनकी वजह से लॉन्च पैड पर इतनी लाइट थी जैसे लग रहा था पूरे फ्लोरिडा में रोशनी फैल गई। शटल कमांडर हूड गिब्सन उस टॉप सीक्रेट मिशन के लीडर थे, लेकिन आज भी कोई क्रू मेंबर उस फ्लाइट के सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं कहता। वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक हाईली क्लासिफाइड मिशन था। उसके पेलोड्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। उस मिशन के आसपास के इंटेंस स्क्रूटनी के बाद भी उनका लॉन्च बहुत अच्छा नहीं रहा। कुछ ही मिनट बाद रॉकेट बूस्टर्स का एक टुकड़ा टूट गया और वो शटल के निचले हिस्से से निकलता हुआ बाहर आ गया, जिससे सैकड़ों टाइल्स को नुकसान हुआ। हमारे ऑर्बिट तक पहुंचने से पहले ही कई मुसीबतें आई। किसी भी तरह का नुकसान खतरनाक होता है और वो नुकसान तो बहुत ज्यादा था। अपने टेक ऑफ के 8 मिनट बाद वो शटल किसी तरह से ऑर्बिट की रिलेटिव सेफ्टी में पहुंच गया, लेकिन उस वक्त तक उसके क्रू को भी ये अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे में है। हम वहां पहुंचते ही पिक्चर्स लेना चाहते थे, इसलिए हमने जल्दी से अपने कैमरे निकाल लिए। लेकिन जब वो कैमरा शटल की बॉडी के साथ ट्रैक करते हुए आगे बढ़े तब उन्हें खतरे का अंदाजा हुआ। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उन मिलिट्री पायलट्स की क्या हालत हुई होगी, क्योंकि उस शटल पे जो नुकसान हुआ था वो जिस तरह के मिशन पर गए थे उसे देख के यही लगता है कि उनकी जान खतरे में थी। हम जब भी कुछ देखते हैं या ऑर्बिट में शटल के अंदर कुछ होता है तब हम उसके बारे में मिशन कंट्रोल को बताते हैं, क्योंकि वही हमारी मदद कर सकते हैं। हमने फौरन उनसे बात की और बताया कि टाइल्स गिर रही है। क्या उस मिशन से हमारे ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं, हम नासा के किसी भी डेब्रिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, स्टैंड बाय। क्रू ने फौरन ही डैमेज की फुटेज ह्यूस्टन को भेज दी, लेकिन उस क्लासिफाइड मिशन का बड़ा बुरा अंजाम होने वाला था। उस वक्त कम्युनिकेशंस पर भी सिक्योरिटी रेगुलेशंस लागू थे, इसलिए हमारे पास जो भी पिक्चर्स आ रही थी वो बड़ी ही खराब क्वालिटी और लो रेजोल्यूशन की थी। लेकिन क्रू तो उन फोटोज और वीडियोस को लाइव देख रहा था, इसलिए उसे सिचुएशन की सीरियसनेस का पूरा अंदाजा था। मिशन कंट्रोल को डिग्रेडेड इमेजेस मिल रही थी, इसलिए उसे लगा कि मामला ज्यादा सीरियस नहीं है। सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। चूंकि मिशन कंट्रोल को लो रेजोल्यूशन फुटेज से वो नुकसान साफ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए उसे प्रॉब्लम्स का सही अंदाजा भी नहीं था। हालांकि हूड गिब्सन ने उस सब्जेक्ट पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया था, पर कुछ ऑब्जर्वर्स मानते हैं कि उस वक्त क्रू के पास बस एक ही रास्ता था, अनऑथराइज्ड स्पेस वॉक करके डैमेज्ड हॉट शील्ड को ठीक करना। लेकिन नासा के ना चाहते हुए भी क्रू ने उसे रिपेयर करने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस व्हीकल का इंचार्ज तो फ्लाइट क्रू ही था, क्योंकि उसे इस बात की ज्यादा जानकारी थी कि उस वक्त क्या करना सही है। लेकिन कई बार उनका ऐसा करना मिशन कंट्रोल को पसंद नहीं आता है।
लेकिन अगर शटल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो तो क्रू एक हद तक ही उसकी मरम्मत कर सकता है। नासा ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि मिशन STS-27 के दौरान सचमुच स्पेस वॉक किया गया था या नहीं, उस शटल की मरम्मत हुई थी या नहीं, पर क्रू को री एंट्री की कोशिश करनी थी। अगर आप जानते हो कि शटल का हीट शील्ड ठीक नहीं है तो एंट्री के दौरान सबके मन में डर रहता है, और जब तक आप रनवे पर आकर रुक नहीं जाते तब तक धड़कनें बढ़ी रहती हैं। किसी भी री एंट्री के दौरान हीट शील्ड पर करीब 1593 डिग्री सेल्सियस की प्लाज्मा की वेव बनती है जो उन डैमेज टाइल्स को बर्बाद कर देती है। जब हम अपने एटमॉस्फेयर में लौटना शुरू करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए टाइल्स नहीं होती, तब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता और शटल के जलने का खतरा रहता है। वो जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली री एंट्री करने वाले थे। फाइनली एटलांटिस सही सलामत पृथ्वी पर उतर गया। जब ग्राउंड स्टाफ ने डैमेज क्राफ्ट की जांच की तब पता लगा कि वो मिशन एक बड़े डिजास्टर के कितने करीब था। उसकी 700 से ज्यादा टाइल्स को नुकसान हुआ था। वो एक दिल दहला देने वाला नज़ारा था, क्योंकि पहले कभी किसी शटल के हीट शील्ड को वैसा नुकसान नहीं हुआ था। बस किस्मत से ही वो बच गया था। ये तो साफ दिख रहा था कि जहाँ टाइल्स डैमेज हुई थी वो सही नहीं था और शटल को रीइंफोर्स भी किया गया था। अगर ऐसा कहीं और हुआ होता तो वो शटल नहीं बच पाता और वो प्रोग्राम भी खत्म हो जाता। बता रही थी कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आप जो देख रहे हैं वो कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। ये नॉर्वे के आसमान में नजर आए कुछ अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की एक्चुअल रिकॉर्डिंग है। ये वो फ्लोटिंग ओर्ब्स लाइट्स है जो आसमान में उड़ती दिख रही थी। ये क्या हो सकती थी? दुनिया में कहीं भी ऐसी साइटिंग्स दहशत पैदा कर देती हैं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। और फिर ऐसी कई साइटिंग्स के बाद वहां हुआ एक जबरदस्त भूकंप। यूकॉन टेरिटरी, कनाडा। रिटायर्ड गवर्नमेंट ग्रेन इंस्पेक्टर जिम कॉनेकर अपनी वाइफ के साथ उस रोज लेक टैगिश में घूमने आए थे। जिम और उनकी वाइफ अभी किनारे पर ही थे जब करीब 300 मीटर दूर पर उन्हें आसमान में वो ब्राइट ऑब्स या ऑब्जेक्ट्स नजर आए जिनका डायमीटर करीब 1.25 मीटर था। जो ऑब्जेक्ट्स दिन में भी लाइट्स की तरह नजर आते हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट होने पर ऐसे दिख सकते हैं। वो अपनी जगह पर टिके हुए थे जबकि हवा काफी तेज थी। इससे तो वही लगता है कि वो किसी इंटेलिजेंट कंट्रोल में थे। यकीन नहीं हो रहा था कि वो नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे वो बड़ा चौंकाने वाला था। पहला सवाल तो यही उठा कि वो ऑब्स क्या हैं? वो क्या हो सकते हैं? उनके बारे में आज भी सस्पिशियन होता है। वो 4 लाइट्स पेड़ों के ऊपर नजर आ रही थी और फिर वो पहाड़ की ओर बढ़ने लगी जहां 3 और लाइट्स नजर आई और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। अपनी वेकेशन से लौटते वक्त कॉनेकर ने उन लाइट्स के बारे में पता लगाने का फैसला किया। लेकिन इन्वेस्टिगेटर मार्टिन जेसिक के मुताबिक उनकी रिसर्च आगे नहीं बढ़ पाई। उन्होंने वो स्लाइड्स वेदर ऑफिस में जमा किए थे जिसे उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस में भेज दिया। उनसे कहा गया कि ये केस क्लासिफाइड है। ये बात बड़ी हैरान करने वाली थी। सिर्फ कॉनेकर्स ने ही उन लाइट्स को नहीं देखा था, बल्कि वो दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में नजर आई थी और नासा उसकी वजह जानना चाहती थी। नासा साइंटिस्ट फ्रीडमैन फ्रोइंड ने इस घटना की जांच की। उन्होंने पता लगाया कि ऐसी साइटिंग्स पहले भी हो चुकी है। 200-300 साल पहले लोगों ने कई बार बड़ी एक्यूरेसी के साथ ऐसी घटनाओं का जिक्र किया था और हम उन्हें आज भी देख रहे हैं। उस वक्त से ही माना जा रहा है कि लाइट्स के दिखने का मतलब है कि आगे कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। 15 अगस्त सन 2007 को ऐसी ही एक घटना ने लीमा पेरू के आसमान में दहशत पैदा कर दी। लीमा में एक एरोप्लेन बस लैंड करने ही वाला था और पायलट उस वक्त टावर को रिपोर्टिंग कर रहा था। वो कह रहा था
कि मुझे अपने चारों तरफ लाइट्स दिख रही हैं, हर जगह। वो प्लेन तो सेफली लैंड कर गया, लेकिन देश की अलग अलग जगहों से आसमान में वैसी ही लाइट्स देखने की खबरें आने लगी और उन साइटिंग्स के कुछ ही घंटे बाद पेरू में एक बड़ा डेवास्टेटिंग टेक्टोनिक इवेंट हुआ। पेरू में एक रिएक्टर स्केल मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया था जो 1 लाख एटॉमिक बॉम्ब्स के विस्फोट होने के बराबर है। फ्रॉइड के लिए ये एक अहम सुराग था। उन्होंने 400 साल की अर्थक्वेक हिस्ट्री की स्टडी की और पाया कि करीब 100 मामलों में आसमान में वैसी स्ट्रेंज लाइट्स दिखने के बाद तबाही आई थी, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है सन 1906 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ भूकंप। मुझे तो यही लगता है कि ये लाइट्स एक वार्निंग साइन है जो बताती है कि पृथ्वी की सतह पर कुछ होने वाला है, और उसकी वजह होती है पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे होने वाली कोई हलचल। सन 2006 में फ्रॉइड अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक बड़ी अनयूजुअल थ्योरी पर पहुंचे। उनका कहना था कि वो लाइट्स शायद पृथ्वी के क्रस्ट के काफी नीचे कुछ खास किस्म की चट्टानों के बीच होने वाले रिएक्शंस का नतीजा है। वो चट्टानें बाद में सख्त हो जाती हैं, लेकिन उनकी कूलिंग के दौरान कुछ डिफेक्ट पैदा होते हैं जिन्हें स्ट्रेस करने पर उनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। उन चट्टानों पर पृथ्वी के काफी नीचे मौजूद फोर्सेस से स्ट्रेस पैदा होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स बन जाता है, जो उस रॉक कॉलम से होती हुई पृथ्वी की सतह पर चली आती है और फिर एटमॉस्फेयर पर पहुंचकर लाइट पैदा करती है। तो क्या इसी वजह से जिम कॉनिकर ने 1 जुलाई सन 1973 को आसमान में वो स्ट्रेंज लाइट्स देखी थी? जिम नहीं जानते थे कि वो क्या है, और मुझे भी उनका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। जिस दिन जिम ने वो लाइट्स देखी थी, उसी दिन अलास्का की कोस्ट पर 6.7 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था और उसका एपिसेंटर उस जगह से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर था जहां जिम ने वो लाइट्स देखी थी। जिम कॉनिकर की उस मिस्ट्री का जवाब शायद हमारे प्लैनेट की सतह के नीचे छिपा है। लेकिन कई और ऐसे वर्ल्ड्स हैं जहां ऐसे सीक्रेट्स दफन हैं। मरकरी से आए इमेजेस ने साइंटिस्ट को चौंका दिया था। वो हमारे सोलर सिस्टम में कहीं भी नजर आया हुआ सबसे अनयूजुअल फीचर था। वो भी मकड़ी के पैरों की तरह कई डायरेक्शंस में फैले थे। जब मैंने उसे देखा तो मैं घबरा गया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि वो है क्या। क्या वो मकड़ी के पैरों जैसी सड़कें हैं या फिर टनल्स हैं? ये मर्क्यूरी स्पाइडर क्या है और वो वहां कैसे पहुंचा? मर्क्यूरी सूरज के सबसे करीब का प्लैनेट। जनवरी सन 2008 में नासा का मैसेंजर प्रोब उस प्लैनेट के करीब पहुंचा और उसकी सतह से करीब 200 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाने लगा। मैसेंजर ने पहली बार कैलोरिस बेसिन की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली, जो करीब 380 करोड़ साल पुराना एक इम्पैक्ट क्रेटर है। आखिर हमें पता लग गया कि कैलोरिस का सेंटर कैसा है, और उसने हमें चौंका दिया। इसका सेंटर वैसा नहीं था जैसे कि हमने आज तक किसी और प्लेनेट पर देखा था। करीब 40 किलोमीटर चौड़ा वो डोम उस विशाल बेसिन के बीचों बीच है और उसके चारों तरफ टेंटिकल जैसे प्रोजेक्शंस थे। वो एक स्पोक पैटर्न था जिसमें करीब 1200 स्पोक्स थे, और वो बेस के सेंटर में परफेक्टली सेंट्रीफ्यूगल थे, और उसे ही स्पाइडर कहा गया। वो अनोखा सिमेट्रिकल स्पाइडर करीब 230 किलोमीटर चौड़ा है और मर्क्यूरी की सतह के बहुत बड़े हिस्से पर फैला है। ऐसा उस प्लेनेट पर कहीं और क्यों नहीं हुआ? उस एरिया में आखिर ऐसा क्या खास है? वो स्ट्रक्चर आखिर बना कैसा था? ये बात आज तक किसी को समझ में नहीं आई। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जवाब साफ है। उसे देखने के बाद मेरा पहला रिएक्शन यही था कि कहीं कोई जिंदा जीव तो चट्टान के नीचे नहीं दफन। अगर कोई मरकरी के उन हार्ड कंडीशंस में रहना चाहता है तो वो सिर्फ एक ही जगह पर रह सकता है, अंडरग्राउंड। मर्क्यूरी का मोटा आयरन रिच क्रस्ट उसे सूरज के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और लीथल रेडिएशन से बचाता है, लेकिन सभी ऐसा नहीं मानते। इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं,
कि वो स्पाइडर किसी नेचुरल कॉज के अलावा किसी और वजह से बना है। अगर वो स्पाइडर एक नेचुरल फिनोमिनन है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। एक थ्योरी तो वोल्केनो एक्टिविटी की है, लेकिन स्पाइडर उस प्लैनेट पर किसी और वोल्केनिक फॉर्मेशन से नहीं मिलता। शायद मर्क्यूरी के उस स्पाइडर के पीछे का सबसे कंपेनिंग आइडिया ये है कि वो शायद तब बना था जब एक बड़ा सा मीटेओराइड उस बेसिन की सतह से टकराया था। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी कार की विंडशील्ड से कोई पत्थर टकराने पर होता है, क्योंकि प्रीस्ट्रेस से फौरन ही फ्रैक्चर पैटर्न बनता है। अगर वो स्पाइडर किसी कॉस्मिक कोलिजन से बना था तो साइंटिस्ट के मुताबिक उस फॉर्मेशन के ठीक सेंटर में भी एक इम्पैक्ट क्रेटर होना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि जहां बाकी के क्रैक्स थे वो उस सेंटर से थोड़ा अलग था। हमें ये भी लगा कि वो शायद उन क्रैक्स के बनने के बाद में बना था, मतलब वो क्रेटर शायद कोइंसिडेंटल था। जब तक मैसेंजर प्रोब ने मार्च 2015 तक मर्क्यूरी के करीब से चक्कर लगाना शुरू नहीं किया, तब तक स्पाइडर का फॉर्मेशन एक रहस्य ही बना रहा। उससे जुड़े कई कंपीटिंग आइडियाज थे, लेकिन कोई भी कंप्लीटली सेटिस्फाइंग नहीं था। मतलब इस सवाल का जवाब नहीं मिला। दूर नजर आने वाला मून ट्राइटन बेकाबू हो गया है। ट्राइटन एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। फिजिक्स के लॉज उस पर अप्लाई नहीं होते। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी दूसरे बड़े सैटेलाइट से बिल्कुल अलग है। मून से एक ही डायरेक्शंस में चलते हैं। अगर एक प्लैनेट रोटेट कर रहा है तो आसमान उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, पर कैसे? सन 1989 12 साल के सफर के बाद नासा का वॉयेजर 2 मिशन हमारे आउटर सोलर सिस्टम में पहुंचा, एक गैस जाइंट नेपच्यून पर। पहले तो हम नेपच्यून की इमेजेस देखकर बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि वहां पहुंचने से पहले हम नहीं जानते थे कि वहां क्या हो सकता है, और अचानक ही हमें वहां से वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिली। ये वॉयेजर 2 की एक बड़ी जीत थी। लेकिन जब नासा ने नेपच्यून के 13 मून्स में से सबसे बड़े ट्राइटन को एग्जामिन किया तो उसे एक बड़ी चौंका देने वाली बात नजर आई। ये मून तो प्लैनेट की उल्टी दिशा में जा रहा था। जब हम अर्थ मून सिस्टम को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि हमारा मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। वो अर्थ के इक्वेटर के करीब से घूमता रहता है, लेकिन ट्राइटन को देखने पर हमने देखा कि वो उल्टी दिशा में घूम रहा है। वो किसी भी प्लैनेट का एक ऐसा इकलौता मून है जो ऐसा कर रहा है। ट्राइटन का बिहेवियर बड़ा ही अननेचुरल है। वो हर उस बात को कॉन्ट्रोडिक्ट करता है जो हम उन प्लैनेट और मून्स के बारे में जानते हैं। ज्यादातर मून्स तो उसी तरह से बनते हैं जैसे कि उसका प्लैनेट वो गैस और मटेरियल्स का एक स्वर्लिंग बॉल होते हैं जो सेंट्रल प्लैनेट में कोलैप्स करते रहते हैं, और फिर उससे निकला हुआ कुछ डेब्री लेफ्ट ओवर उस सैटेलाइट में वापस चला जाता है। ऐसे में हम तो यही सोचते हैं कि वो सारी चीजें एक ही दिशा में जाएंगी, प्लैनेट का चक्कर लगाएंगी, क्योंकि उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मून अपोजिट डायरेक्शन में कैसे घूम रहा है? ऐसे में तो यही लगता है कि ये भी फिल्म स्टार वॉर्स की तरह आर्टिफिशियल मून्स को नष्ट करने वाला प्लैनेट लगता है। जब वो डेथ स्टार के करीब पहुंचे तब ओबी-वान ने विंडशील्ड के बाहर देखकर कहा कि वो मून नहीं है। अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में कहीं रुकना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी और उसके ऊपर हो रही तमाम चीजों पर नजर रखनी होगी। नेपच्यून पर आप अपना आर्टिफिशियल प्लेन जरूर ले जा सकते हैं। ट्राइटन की सतह भी इस थ्योरी को सपोर्ट करती है। वहाँ भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो मेटल जितने स्मूथ है और सूरज के करीब 70% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ट्राइटन एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वर्ड है। इसकी अपनी एक ऑर्बिट है और ये भी किसी मून जैसा ही है। वाकई ट्राइटन बड़ा कंफ्यूजिंग है। यहाँ तक कि सबसे स्केप्टिकल साइंटिस्ट भी इन एविडेंस को देखने के बाद मानते हैं कि ट्राइटन कोई ऑर्डिनरी मून नहीं है। ये बड़ी हैरानी की बात है कि नेपच्यून का चक्कर लगाते हुए ट्राइटन बना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो लोकली बना होगा। लेकिन डेथ स्टार थियरी के साथ एक प्रॉब्लम है। कोई आर्टिफिशियल प्लेन उड़ा रहा हूं और मैं सोचता हूं कि मुझे उसे नेपच्यून पर पार्क करना है, तो मैं उस प्लेनेट का चक्कर लगा। ट्राइटन एक डेथ स्टार नहीं है। वो उन मटेरियल्स का नहीं बना है जो हम समझ रहे हैं, और उसे किसी ने बनाया भी नहीं है। वो पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल्स का बना हुआ है। लेकिन अगर ट्राइटन आर्टिफिशियल नहीं है तो उसकी सतह इतनी स्मूथ कैसे है?
ट्राइटन पर हमें उसके थिन एटमॉस्फेयर में होने वाले मटेरियल के इरप्शंस नजर आते हैं। वाटरी इरप्शन से निकला पानी जम जाता है और उससे सतह स्मूथ बन जाती है क्योंकि सारे इंपैक्ट क्रेटर्स भर जाते हैं। उसे क्रायोवोल्केनिज्म कहा जाता है, एक आइस बेस्ड कोल्ड वोल्केनिक प्रोसेस। लेकिन इसके बाद भी ट्राइटन की वियर्ड ऑर्बिट एक मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर क्रेग एग्नर के पास एक थ्योरी है। चूंकि ट्राइटन अपने दूसरे पड़ोसियों के मुकाबले एक ऑपोजिट ऑर्बिटल डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए उसके ओरिजिन को लेकर एक जनरल आइडिया यह है कि वो नेपच्यून के काफी करीब पहुंच गया था और उसका एक बाउंड कंपेनियन बन गया। ट्राइटन शायद कहीं और से आया था। वो स्पेस में उड़ता हुआ नेपच्यून के करीब किसी चीज से टकराया और फिर प्लैनेट की ग्रेविटी में फंस गया। लेकिन इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया से भी ये मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व नहीं होती। ट्राइटन जिस चीज से टकराया था वो अगर इतनी बड़ी थी कि उसकी स्पीड कम कर दे और उसे कैप्चर कर ले, तो वो इतनी बड़ी तो होगी ही कि वो ट्राइटन को नष्ट कर दे। आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि ट्राइटन उस हाइपोथेटिकल कोलिजन में कैसे और क्यों बच गया। नासा के एस्ट्रोनॉट्स बार बार अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी नॉलेज बढ़ाते हैं, फिर भी कुछ लोग उनकी अचीवमेंट्स पर शक करते हैं। नासा के क्राफ्ट दूर दराज के प्लैनेट्स पर जाते हैं और स्पेस की मिस्ट्री को हल करने की कोशिश करते हैं। कई बार जवाब हमारे बिल्कुल सामने होता है, लेकिन अक्सर कई मिस्ट्रीज का राज खुल नहीं पाता।